नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था, मतलब कि जो ऋग वैदिक पीरियड था 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो पीरियड था, उसके बीच में कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक, उसके बाद रिलीजियस कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन थे। लेकिन अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1000 से लेकर 600 बीसी का जो पीरियड था, मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें और वेद जो है और उपनिषद जो है, महाभारत और रामायण जिस एज में लिखे गए, उसमें कौन कौन से कंडीशंस थे। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जियोग्राफिकल कंडीशन क्या था लेटर वैदिक पीरियड में, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। जैसा कि हमें पता है जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो बेसिक कंडीशन है, मतलब कि इसी वजह से और जितने भी कंडीशंस हैं वो इसी वजह से इमर्ज होते हैं। किसकी वजह से? जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से। हम यह जानेंगे जियोग्राफिकल कंडीशन में कि जो लेटर वैदिक पीरियड में लोग थे वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैले हुए थे। मतलब जो हमें नदियों का नाम, जो हमें माउंटेन्स का नाम मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि उन लोग किस एरिया में रहे होंगे। पॉलिटिकल कंडीशन जानेंगे उस टाइम पे कैसा था, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो वहां पर पॉलिटिकल कंडीशन भी चेंज हुई। लोग वहां पर गए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू किए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो भी चेंज हुई। उसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे सोशल कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, और रिलीजियस कंडीशन जो लेटर वैदिक पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा। और इसके साथ हम जानेंगे कि वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, महाभारत और रामायण हमें क्या कुछ बताते हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में, मतलब कि उस टाइम पे कैसी परिस्थितियां थी, भौगोलिक कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से लेटर वैदिक पीरियड जो है आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो लोग जो थे वो शिफ्ट हो गए थे गंगा नदी से लेकर सरस्वती नदी के बीच में। मतलब कि जो गंगा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया था, मतलब यहाँ से लेकर सरस्वती नदी तक, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न साइड तक लोग जो हैं वो शिफ्ट हो गए थे। पहले कहाँ थे? सप्त सिंधु रीजन में। अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु रीजन में थे। लेकिन अब क्या थे? वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर, मतलब कि नॉर्दर्न साइड में जो उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है, वहां तक लोग आ गए थे। दूसरी चीज जो है वो कि कई नदियों का नाम ऋग वैदिक पीरियड, सॉरी, लेटर वैदिक पीरियड में हमको मिलता है। ऋग वैदिक पीरियड में हमें 44 नदियां, मतलब कि 44 रिवर्स, 40 नदियों से अधिक नाम जो है हमको मिलता है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, कुछ और नए नाम आ जाते हैं जो साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का की जो नदियां थी और माउंटेन्स जो है उनके नाम हमको मिल जाते हैं। जैसे कि नर्मदा नदी हो गई, उसके बाद फिर सदानीरा जिसको गंडक नदी भी कहते हैं, उसके बाद फिर चंबल नदी। ये चंबल नदी जो है, इन नदियों का जो है नाम हमको मिलता है कब? लेटर वैदिक पीरियड में, जो बाद में वेद लिखे गए और बाद के जो लिटरेचर्स लिखे गए उनमें हमको मिलता है इन नदियों का नाम। इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग जो है जहाँ 7 नदियां जो मेजर थी उनके किनारे रहते थे, अब वो फैल के और भी जगह में, मतलब कि अपने एरिया को जो बढ़ा लिए थे, जो लोग थे वो और जगह पर चले गए थे और वहां पर जो है अपना लिटरेचर लिखना स्टार्ट किए। और वो नर्मदा, गंडक नदी और चंबल नदी, मतलब कि इन नदियों के आसपास भी फैल गए। जो सप्तपथ ब्राह्मणा है वो इंडिकेट करता है कि लोग जो है ईस्ट की तरफ क्या हुए? शिफ्ट हो गए। जैसा हमने बताया पहले नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ही थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ईस्ट साइड में आ गए। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, मतलब जो आज का पंजाब है, हरियाणा है, उससे ऊपर जम्मू का एरिया है, तो वहां से लोग जो है जो शिफ्ट होके ईस्ट साइड में आ गए। मतलब उससे ईस्ट साइड में अगर हम आए, थोड़ा साउथ ईस्ट में आए, तो हमें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और जो और राज्य है दिल्ली उल्ली के एरिया में, यहाँ पर लोग आ गए।
जो है शिफ्ट होके। उसी टाइम पे इमरजेंस होने लगा, मतलब कुछ जनपद का, जो जनपद थे जैसे कुरु और पांचाल, इन जनपद का जो है इमरजेंस हुआ। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। ये हम जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में हम पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी कुछ चीजें ध्यान से देखेंगे इसके बारे में। लिटरेचर जो है वह भी मेंशन करता है क्या? विंध्य के बारे में, जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं उनके बारे में, कि वो साउथ में थी। इसका मतलब लोग जो है साउदर्न एरिया में भी जाना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब कि जो सेंट्रल एरिया है, साउदर्न एरिया है, इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलने लगी थी। इससे पहले हमने सिर्फ किन चीजों को देखा था? आर्यवर्त की जगह पर, मतलब ऐसी जगह जहां पर आर्य रहते थे, आर्यवर्त, आर्य की भूमि, हाँ, जो था नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। लेकिन बाद में ये जो फिजिकल डिवीजन था जियोग्राफी का, ये 3 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड हो गया, मतलब कि लोग जो है 3 जगहों में डिवाइड हो गए। पहले सिर्फ आर्यवर्त में थे, नॉर्थ वेस्टर्न में थे, अब जो है मध्य देश और दक्षिण पंथ जो है, इन दोनों अलग जगहों का नाम हमें मिलने लगा लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब कि लोग नॉर्थ इंडिया, साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया और इसके साथ ही साउथ इंडिया में भी लोग रहना स्टार्ट कर दिए। यह था हमारा जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों हम जानेंगे पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, मतलब कि राजनीतिक परिस्थितियां कौन सी थी। जो हम देख सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में, तो इसमें कई सारे बदलाव हुए। मतलब कि एक तरह से पॉलिटिकल कंडीशन जो था वो इम्प्रूव हो रहा था। तैतन ब्राह्मण में इस बात का मेंशन मिलता है कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंगशिप, मतलब कि जो राजशाही था उसको डिवाइन ओरिजिन के साथ जोड़ा गया, मतलब कि दैवीय शक्ति के साथ जोड़ा गया। यहाँ पर रिलीजियस को, मतलब कि रिलीजन को और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ मिलाने का प्रयास किया गया। और साथ ही इसके न्यू सिविल फंक्शनरीज जो हैं वो ऐड हुए, जैसे भागदूत जो है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस थे, उनको क्या कहते थे? भागदूत कहते थे। सुता या सारथी, जो चैरियॉटरीज थे, जो सारथी थे, उनको क्या कहते थे? सुता या सारथी। उसके साथ ही अश्ववाप जो थे वो कोरियर का काम किया करते थे। उस टाइम पे एक सामान को दूसरे जगह पे ले जाया करते थे, या फिर जो मैसेज होते थे किंग को, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे बहुत तेजी से। तो ये सब कुछ नए सिविल फंक्शनरीज जो हैं वो ऐड हो जाते हैं कब? लेटर वैदिक पीरियड में। इनके एविडेंस, इनके साक्ष्य हमको नहीं मिलते कब? ऋग वैदिक पीरियड में। इससे पहले वाला जो पीरियड था, मतलब कि जो 1500 से लेकर 1000 बीसी का पीरियड था, उसमें ये सब फंक्शंस जो हमको नहीं मिलते हैं। इस समय भी क्या था? किंग जो है उसके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करता था। जैसे हमने बताया था कि ऋग्वेदिक जो पीरियड था उसमें किंग के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करता था, लेकिन कभी काम पड़ता था अगर उनको आर्मी को, तो लोगों को मोटिवेट करके तुरंत आर्मी वहां पर बनाया जाता था। वही सेम कंडीशन था यहाँ भी। जो किंग था उसके पास अभी भी किसी भी तरह का स्टैंडिंग आर्मी नहीं था। जुडिशरी यहाँ पर जो है ग्रीव किया, मतलब कि न्याय व्यवस्था जो है बढ़ी यहाँ पर। इस चीज का एविडेंस हमें ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं मिलता। यहाँ पर किंग के हाथों में जो है पावर आ गया, मतलब कि जुडिशरी पावर आ गया। किसके हाथ में? किंग के हाथ में। जो किंग था अब ग्रेट रोल प्ले करता था किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में और क्रिमिनल लॉ में। इससे पहले ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेदिक पीरियड में क्या था? जो किंग था उसका पावर बस वहीं तक था वेलफेयर करने में, लेकिन अब उसके पास जो है पावर जो है आ गया एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से चलाने का और क्रिमिनल लॉज जो थे उसको लाने का। मतलब कि पॉलिटिकल कंडीशन जो है इम्प्रूव हुआ। जो उस टाइम पे इम्प्रूवमेंट हुआ किसमें? पॉलिटिकल कंडीशन में। जो कुरु और पांचाल जैसे स्टेट जो है इमर्ज हुए, जिससे हम जान सकते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो लेटर वैदिक पीरियड में जो है वो इम्प्रूव हुई। दोस्तों अब हम जानेंगे इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, मतलब कि आर्थिक परिस्थितियां क्या थी लेटर वैदिक पीरियड में। इस टाइम में क्या हुआ कि लैंड जो है
उसकी वैल्यू अधिक हो गई। किससे अधिक हो गई? काऊ की। हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक जो पीरियड था उसमें काऊ जो था, काऊ जो हुआ करती थी वो रियल वेल्थ थी लोगों की। मतलब जिसके पास जितने काउस थे उतना ज्यादा वेल्थी माना जाता था, उतना ज्यादा मतलब जो भी ट्रेड होते थे वो काऊ से होते थे। और लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो लैंड था वो काऊ से ज्यादा कीमती हो गया। डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का। इससे पहले जो है लोग अधिकतर कैटल रियरिंग की बात करते थे, मतलब लोग नोमैड्स थे। जो ऋग्वैदिक पीपल थे वो नोमैड थे, अर्ली वैदिक पीपल जो थे वो नोमैड थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे एक जगह पर रुकना चालू कर दिए, और रुकने की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर जो है उसका एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। मतलब कि जो रिप्लेस हो गया किसका, कैटल रियरिंग का, एग्रीकल्चर के द्वारा। जब डेवलपमेंट हुआ किसका, एग्रीकल्चर का, और कुछ नए नए टूल्स जो हैं वो इन्वेंट कर दिए गए थे। मतलब कि कुछ नए टूल्स जो हैं डिस्कवर कर दिए गए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर और आसान हो गया। क्योंकि पूरे एरिया में फॉरेस्ट थे, और फॉरेस्ट को काटने के लिए उन टूल्स का या फिर उन मेटल्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बढ़ाया गया। अब एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप्स थे उसको हम देख लेते हैं। राइस, बार्ले, बीन्स, सीसेम एंड द व्हीट, ये सब जो है कुछ क्रॉप्स होते थे, कुछ सिरासत होते थे जिसका इन लोग जो है कल्टीवेशन किया करते थे। कौन? जो लेटर वैदिक लोग हुआ करते थे। अब इस टाइम पे कुछ मेटल्स का, जैसे हमने बताया, डिस्कवर हो गए थे कुछ मेटल, जैसे कि टिन, सिल्वर, गोल्ड, और आयस नाम का शब्द जो है हमें मिलता है ऋग्वेद में और कई वेदों में। तो उससे हमें क्या पता चलता है अभी तक, मतलब कि या फिर कॉपर हो सकता है या फिर आयरन। तो वही हमने बताया कि एग्रीकल्चर की शुरुआत के बाद जब एग्रीकल्चर आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, काउज जो थी उसकी वैल्यू जो है कम हो गई। लोग जो है आयरन टूल्स जैसे कुल्हाड़ी हो गया, इनका इस्तेमाल करने लगे और खेती करने के लिए। इसकी वजह से खेती जो है बढ़ी। कुछ नए क्रॉप्स जो हैं उनकी भी खेती चालू की है। कौन? जो लेटर वैदिक लोग थे। लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा कि शुरू से क्या हुआ, मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें अर्बनाइजेशन था। लेकिन धीरे धीरे जब ये जो ऋग्वैदिक पीरियड आया और वैदिक पीरियड जो आया, इसमें क्या हुआ, पूरी तरीके से अर्बनाइजेशन खत्म हो गया, पूरी तरीके से ग्रामीण व्यवस्था में आ गया। लोग जो है गांव में रहने लगे, एक तरह से हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो यह है इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। दोस्तों अब हम जानेंगे सोशल कंडीशन के बारे में, मतलब सामाजिक कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो लेटर वैदिक पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड से अलग बनाती, मतलब कौन कौन से बदलाव हो गए। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो यजनास थे वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, और मतलब कि जो यज्ञ होते थे ये और ज़्यादा कठिन हो गए। ये सिर्फ ब्राह्मण जो थे, मतलब कि ब्राह्मणास जो थे वही परफॉर्म कर सकते थे। क्या? यजनास को। इमरजेंस हुआ किसका? कास्ट का, गोत्र का। मतलब गोत्र जो होता CLAN, क्लैन, क्लैन का जो है अपीयरेंस होता है, और इसमें ये बेस्ड ऑन बर्थ हो जाता है। इससे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो बेस्ड ऑन बर्थ नहीं थी। मतलब कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो एक ही घर में कोई क्षत्रिय हो सकता था, कोई शूद्र हो सकता था, कोई ब्राह्मण हो सकता था, कोई वैश्य हो सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो कास्ट सिस्टम है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यज्ञ की तरह एकदम। और गोत्र जो है वो भी इमरजेंस हुआ, गोत्र का भी। मतलब कि एक गोत्र के लोग जो होते थे दूसरे गोत्र में जो है शादी कर सकते थे, लेकिन बस शूद्र के फैमिली से, मतलब शूद्र जो लड़कियां होती थी उनसे शादी नहीं हो सकती थी। मतलब कि ऊपर जो ब्राह्मणास थे, क्षत्रियास थे और वैश्य थे, ये तीनों का एक दूसरे से शादी होता था। लेकिन जो शूद्रास थे, जो निचली कैटेगरी थी, उनके अनुसार उनके यहाँ शादी इन लोग नहीं कर सकते थे।
ऐसे रूल बनाए गए। और साथ ही साथ इसके 4 आश्रम जो हैं और 4 पुरुषार्थ, इनका ये भी एग्जिस्टेंस में आए, इनका भी शुरुआत हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। और जो वुमेन्स थी, जो वीमेंस थी, उनका जो स्टेचू था और उनका स्टेटस था, वो भी डिक्लाइन हुआ। मतलब कि जो स्टेटस था वुमेन्स का, पहले बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी। ऋग्वेदिक पीरियड में जैसे हमने पढ़ा था कि चाइल्ड मैरिज हो सकता था, विडो रीमैरिज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें बदल गया। जो महिलाएं थी वो यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। पहले क्या होता था, महिलाएं जो हैं कुछ हद तक यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकती थी, वह भी पूरी तरीके से नहीं। लेकिन अब क्या था, एकदम भी पार्टिसिपेट महिलाएं यज्ञ में नहीं कर सकती थी। हमें इस बात का एविडेंस मिलता है कि महिलाएं जो है उस टाइम पे भी कुछ महिलाएं जो है वो शिक्षा प्राप्त करती थी, लेकिन जो यज्ञ में पार्टिसिपेशन जो है उनको नहीं मिलता था। मतलब कि वुमेन्स जो है उनका स्टेटस समाज में डिक्लाइन हुआ। उनको कुछ अलग घर के काम दिए गए, जैसे कि गाय के दूध निकालना, उसके बाद फिर सिलाई करना, कपड़े बुनना, ये सब चीजें जो है घर के कामों तक ही उनको सीमित कर दिया गया। और जो मैतरणी संहिता है उसके अनुसार क्या है कि समाज के 3 दुश्मन होते हैं, 3 एबल होते हैं, वो हैं लिक्वर, वुमेन और डाइस। मतलब कि ये जो चौपाल है, महिलाएं जो हैं और शराब, ये तीनों जो हैं शत्रु हैं किसके, हमारे समाज के। मतलब कि यहाँ भी देख सकते हैं कि महिलाओं की जो कंडीशन थी उसको बद से बदतर करने का प्रयास किया गया। जो मोनोगेमी थी वो आइडियल था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी पॉलीगेमी जो था वो फ्रीक्वेंट था। मतलब मोनोगेमी का मतलब एक जो पुरुष होता था वो एक ही शादी करे, वो उसको आदर्श माना जाता था, ठीक माना जाता था। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग थे जो है कई शादियां करते थे। जैसे हम पता चला कि शराब को, महिलाओं को और चौपाल को, इसको दुश्मन माना गया। तो जो अधिक शादी करते थे उसमें निगेटिविटी कहीं ना कहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ये फ्रीक्वेंट था, उस टाइम पे बराबर हुआ करता था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी हमको एविडेंस मिलता है। मतलब कि जब अपर कास्ट की लड़की जो है लोअर कास्ट के तथाकथित लोअर कास्ट के जो है लड़के से शादी करती थी, उसको अनुलोम विवाह करते थे, और उसी का अपोजिट जो है प्रतिलोम विवाह है। तो ये जो कंडीशन थी, सामाजिक परिस्थितियां थी लेटर वैदिक पीरियड में, इसी तरीके से थी कुछ। अब हम जानेंगे रिलीजियस कंडीशन के बारे में। मतलब कि उस टाइम पे ग्रंथ जो थे उनसे हमें क्या पता चलता है। जो प्रजापति थे उस टाइम के, वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स थे, माना जाता था कि उन्होंने ही ये जो ब्रह्मांड है उसका जो है उसी के पिता है वो ब्रह्मा, जिसको हम कहते हैं। बाद में इनको ब्रह्मा के नाम से जाना जाने लगा, किसको, प्रजापति को। जो विष्णु थे उनको गॉड ऑफ आर्यंस कहा गया, पैट्रॉन गॉड्स ऑफ आर्यंस। उसके बाद तीसरे जो गॉड थे उनका नाम था रुद्र। मतलब ये त्रिमूर्ति जो है उस टाइम पे इमर्ज हुए, उस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में जो आए। रुद्र जो थे वो गॉड ऑफ एनिमल्स थे, बाद में जिसको शिव या महेश के नाम से जाने लगा। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 गॉड जो है लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रुद्र की, तो रुद्र हमको पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पशुपति का हमें मूर्ति मिलता है। तो हम उससे भी इनको रिलेट करते हैं कि उस टाइम पे भी ये थे। और ऋग्वेदिक पीरियड में भी जो है रुद्र के कहीं कहीं एविडेंस मिलते हैं, ये गॉड ऑफ एनिमल थे। प्रजापति थे वो इस टाइम पे सुप्रीम गॉड हो गए। माना जाने लगा कि जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उनसे बड़े कोई भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा का इस समय बहुत ज्यादा पूजा होने लगा। और पूषण जो थे, जो पूषनाथ थे, वो गॉड हो गए किसके, शूद्रास के। जैसा कि हमको पता है जो शूद्र थे उनको सबसे निचली कैटेगरी में डाल दिया गया था,
कि जो ऊपर के उनके जो 3 कैटेगरी हैं जो वर्ण व्यवस्था में, वो उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उन लोगों को कई चीज़ों से दूर रखा गया, जैसे वो वेदों को नहीं पढ़ सकते थे और साथ ही साथ शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे। अनटचेबिलिटी का भी जो कॉन्सेप्ट उसी टाइम पे आने लगा। तो वहाँ पर शूद्र को एक देवता सौंप दिया गया, भैया यही पूषण है, आप इन्हीं की देवता करो, ये मतलब पूजा करो, ये आपके देवता रहेंगे। उसके बाद बृहद आर्यंक का जो एक उपनिषद है, बृहद आर्यंक उपनिषद, इसके अनुसार मतलब रीबर्थ, कर्म और संसार चक्र, इन सब कॉन्सेप्ट्स को जो है ये एक्सप्लेन करता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है ये फिलोसफिकल जो टेक्स्ट होते हैं, ये हमेशा ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ और हम जब हमारी मृत्यु के बाद हम दोबारा जन्म क्या होता है, पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इन सब चीज़ों की बात करते हैं। जो फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं उसके बारे में उपनिषद बात करते हैं। 16 संस्कार के बारे में भी बात हमको मिलती है। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। और उस टाइम पे 2 तरह के जो है यज्ञ हुआ करते थे। जो यजनास थे वो 2 तरह के हुआ करते थे। कौन कौन? एक लघु यजनास होते थे, दूसरा महायजनास होते थे। लघु यजनास की अगर हम बात करें तो ये हाउस होल्डर के द्वारा जो है परफॉर्म किए जाते थे। क्या? लघु यजनास। लघु का मतलब होता था छोटा, मतलब कि ये उतना बड़ा नहीं होता था। महायजनास से छोटा होता था। अग्निहोत्र और पंच महायज्ञ ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन महायजनास जो था वो ग्रांड हुआ करता था, रॉयल था, मतलब काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था और अधिकतर किंग के द्वारा या फिर सोसाइटी में, उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें जो रिच लोग होते थे उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। क्या? महायजनास जो यज्ञ हुआ करता था। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अश्वमेध यज्ञ और राजासूय यज्ञ। मतलब अश्वमेध में क्या होता था, पहले यज्ञ होता था, उसके बाद घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहां तक पहुंच जाता था वो टेरिटरी जो थी, वो पूरा क्षेत्र जो है राजा का हो जाता था। अगर कोई उस एरिया का जो है राजा या कोई भी उस घोड़े को पकड़ लेता था और तो फिर उसको युद्ध करना पड़ता था। किसके साथ? जो है जो राजा उस घोड़े को छोड़ा था, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। दोस्तों, अगर रिलीजियस कंडीशन की बात करें तो उस टाइम में, मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड में, जो 4 वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, आर्यंकाज लिखे गए, रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, इसके बारे में हम छोटा सा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है, मतलब कि अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट है। ये कलेक्शन है किसका? हाइम्स का कलेक्शन है। इसमें इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, मतलब इन देवताओं का जो है इसमें एविडेंस मिलता है। ये देवताएं उसमें मिलते हैं। 1028 हिम्स जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है और 10 मंडल में ऋग्वेद बटा हुआ है। मंडल्स का मतलब है किताबें, जिनको बुक्स भी कहते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद जो है वो स्पेशल क्लास के प्रीस्ट के द्वारा लिखा गया था। ये हाइम्स हैं। इसमें जो हाइम्स हैं वो मतलब कि स्पेशल क्लास के जो प्रीस्ट थे उनके द्वारा लिखा गया था। ये हमें बताता है कई तरह के सेक्रीफाइसेस के बारे में। जो तीसरा वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। ये हमको बताता है जो सामान्य तरह के सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, मतलब कि जो कॉमन लोग हुआ करते थे अपने घर में लघु यज्ञ किया करते थे, उसके बारे में यजुर्वेद हमको बताता है। जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स है और स्पेल्स का। इसमें मैजिकल चार्म्स के भी चार्म्स हमको मिलते हैं एबल्स के अगेंस्ट में। अब हम जानेंगे ब्रह्मनाज के बारे में। ब्रह्मनाज क्या है? ये कमेंट्रीज़ हैं किसकी? वेदास की कमेंट्रीज़ हैं ब्रह्मनाज। ये ब्राह्मणों ने
लिखा था। आर्यंकाज जो लोग ब्राह्मणास के अगेंस्ट में थे, वो इन ब्राह्मणास में जो लिखी गई बातें थी उसको नहीं मान रहे थे। उन लोग जंगल में चले गए और वहाँ पर आर्यंकाज जो है उनकी रचना की। ये फॉरेस्ट में लिखा गया जैसा हमने बताया, और ये फिलोसफिकल लाइफ के बारे में बताता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो उसको माना जाता है फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि ये कंटेन करता है ऐसी थ्योरीज को जो हमारे लाइफ में एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है, जैसे माया, कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति जैसी चीज़ों के बारे में उपनिषद हमको बताता है। इसी वजह से इसको फाउंडेशन ऑफ द इंडियन फिलॉसफी भी कहा जाता है, मतलब कि दर्शन शास्त्र की नींव भी कहा जाता है। किसको? उपनिषद को। अब हम बात करेंगे रामायण और महाभारत की। रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा था और महाभारत को माना जाता है कि वेद व्यास ने लिखा था। रामायण जो है वो आइडियल सोसाइटी, आइडियल हस्बैंड, आइडियल किनशिप, आइडियल वुमेन, इन सब की बात करता है। वहीं महाभारत जो है वो कुरुक्षेत्र के वार के बारे में बात करता है, और पांडव और कौरव जो दो भाई थे, कजिन्स थे, उनके वार के बारे में महाभारत बात करता है। महाभारत जो है दुनिया की लार्जेस्ट पोएट्री मानी जाती है, मतलब सबसे बड़ी कविता जो है महाभारत को कहा जाता था। यह था हमारा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर किसके? लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।